ओके, सो आज हम लोग ओबेसिटी पढ़ेंगे. ठीक है, ये हमारे पैथोलॉजी का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स गेट टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो व्हाट इज़ ओबेसिटी? जब भी हमारा कैलोरी इनटेक ज़्यादा होता है दैन कैलोरी एक्सपेंडिचर से, तो वो रिज़ल्ट करता है ओबेसिटी में. यानी हम कैलोरी हमारा इनटेक हम ज़्यादा खा रहे हैं पर एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो वो ओबेसिटी कॉज करेगा. अब ये ऐसा जो है ये कई कारणों से हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि बस हम ज़्यादा खा रहे हैं और एक्सपेंडिचर कम है. बस यही इसके और सारे कारण हो सकते हैं. जैसे ये कब कब हो सकता है? एक तो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में लोग ओवर ईटिंग करते हैं टू अवॉइड थॉट्स वगैरह. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करने के लिए वो ज़्यादा खाने लगते हैं. कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे SSRIs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक्स, ये भी ओबेसिटी कॉज करती हैं. ठीक है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो हमारा, ठीक है, कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर बहुत कम हो तो उसको हम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं. ठीक है, तो वो भी ओबेसिटी कॉज करता है. कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिनमें हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी हम कैलोरी इंटेक कर रहे होते हैं वो क्या होता है कि बॉडी में स्टोर होने लगता है. वो किसी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता. जैसे हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है T3 T4 हार्मोन के कम होने की वजह से वो कम एक्टिव होता है, यानी लेस वर्क करता है. अपने जो उसकी एफिशिएंसी होती है उतना पूरा एफिशिएंट नहीं होता, कम वर्क करने लगता है. कम वर्क करता है तो क्या होता है कि कम ATP की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, और कम ATP की ज़रूरत पड़ती है तो कम कार्ब्स और प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में यूज़ करते हैं. क्योंकि ये यूज़ क्यों होते हैं? ATP बनाने में. ATP कम चाहिए, ये कम यूज़ होंगे, इनका अपटेक कम होगा तो ये बॉडी में स्टोर होंगे और ये वेट गेन कराते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन हाइपोथायराइडिज्म. ये और कुशिंग सिंड्रोम में भी ऐसा होता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के. अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाते हैं. ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि जब कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा और कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होगा तो लिपोजेनेसिस होने लगते हैं, यानी लिपिड्स बनने लगते हैं. लिपिड्स का फॉर्मेशन जब ज़्यादा होने लगेगा तो एडिपोज टिश्यू भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि लिपिड्स कहाँ स्टोर होंगे? एडिपोज टिश्यू में होंगे. अब एडिपोज टिश्यू जब ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. और वो कौन से साइटोकाइंस होते हैं? एडिपोकाइंस. ठीक है, वो एक तरह के जो साइटोकाइंस एडिपोज टिश्यू के ज़्यादा बढ़ने की वजह से रिलीज होते हैं वो होते हैं एडिपोकाइंस. और ये एडिपोकाइंस इज़ सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम इनको, कि ये सबसे ख़तरनाक होते हैं. इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे अभी हम पढ़ेंगे. और इन एडिपोकाइंस का क्या क्या नाम होता है? जैसे लेप्टिन होता है, रेजिस्टिन होता है, IL-6, ये सारे एडिपोकाइंस रिलीज होते हैं. ठीक है, अब ये एडिपोकाइंस क्या करते हैं? सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करते हैं. व्हाट इज सेंट्रल ओबेसिटी? जब हमारा मतलब हम ओबीज हों पर हमारी ओबेसिटी कहाँ ज़्यादा दिख रही है? हमारे वेस्ट के सर्कमफ्रेंस पे, सेंट्रल पार्ट में. ठीक है, तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है. ये कौन कॉज करता है? एडिपोकाइंस. कौन से एडिपोकाइंस? वी नो कि लेप्टिन, रेजिस्टिन और IL-6. ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडिपोकाइंस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब क्या है? जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो डायरेक्ट, तो कोई भी जो हार्मोन होता है वो कैसे एक्ट करता है? वो उसके रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये जो एडिपोकाइंस हैं इनके रिसेप्टर्स को किसी तरीके से डीएक्टिवेट कर देते हैं या लेस एक्टिवेट करते हैं. तो ये और इसकी वजह से क्या होता है? जो इंसुलिन बाइंड, तो सारे इंसुलिन बाइंड ही नहीं हो पाएंगे. बहुत कम इंसुलिन बाइंड हो पाते हैं रिसेप्टर में, और बहुत कम अपटेक होता है इंसुलिन का. तो इसलिए क्या हो जाता है कि डिक्रीज इफेक्टिविटी ऑफ इंसुलिन टू एक्ट ऑन ग्लूकोज. गॉट इट? उसके बाद देखो एडिपोकाइंस क्या करते हैं कि एडिपोकाइंस बॉडी में, अब इंक्रीज इन एडिपोकाइंस या एडिपोज टिश्यू एनी हाउ, ये क्या कॉज कर रहा होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा. ठीक है ना, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी ब्लड के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा.
मेरे को एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा, पर ये समहाउ रास को जो RAS मैकेनिज्म होता है किडनी में, ठीक है, इसको और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके ये क्या करते हैं, भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम आगे ये देखेंगे कि एडिपोकाइंस जो है वो क्या करते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL के कैटाबोलिज्म में ड्रॉप लाते हैं, यानी HDL को यूज़ नहीं करते हैं, HDL कम होने लगता है, ठीक है, बॉडी में, और VLDL का प्रोडक्शन, ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो कि फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्या क्या हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब कैलोरी इनटेक बढ़ेगी और कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होगा तो लिपोजेनेसिस होगी। लिपोजेनेसिस से क्या होगा, एडिपोज टिश्यू बढ़ेंगे कि उसको स्टोर करने के लिए एडिपोज टिश्यू बढ़ेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ साइटोकाइंस रिलीज होंगे जो कि स्पेसिफिकली एडिपोकाइंस होते हैं। एडिपोकाइंस कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टिन होता है, IL-6 होता है, लेप्टिन होता है। ठीक है, अब ये सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करता है। एडिपोकाइंस यानी वेस्ट की सरकमफ्रेंस बढ़ा देगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा जिससे ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, रास मैकेनिज्म और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिससे BP बढ़ेगा, VLDL का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और HDL का ड्रॉप कराएगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म। ठीक है, ये दोनों जो, अब इससे क्या होगा, HDL कम हो रहा है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा और ये फिर BP बढ़ाएगा। सो ये घूम घूम के यही हो रहा है। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या थे हमने पढ़ लिए कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, कुछ डिजीज़ हो गए जैसे हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, और स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ मेडिकेशन हो गया जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीसाइकोटिक्स वगैरह। ठीक है, अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी ये समवॉट सिमिलर होते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और ओबेसिटी क्या है। देखो, ओबेसिटी जो है वो हम आगे देख लेंगे और अभी देख भी लिया जितना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये पांचों चीज़ों में से कुछ 3 फुलफिल होने चाहिए तब जाके हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल 100 के ऊपर चला जाए, BP 130/85 के ऊपर, ट्राइग्लिसराइड 150 के ऊपर, वेस्ट सरकमफ्रेंस मेल में 40 के ऊपर, फीमेल में 35 के ऊपर, और HDL मेल में 40 तक और फीमेल में 50 तक है। ओके, इट्स ओके इट्स HDL, तो HDL तो घटेगा ना, तो HDL घटेगा। सो ये 40 से कम हो जाए और या फीमेल में 50 से कम हो जाए तो ये सारे क्या कॉज करते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यानी ये एक तरह से सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये तीन होने चाहिए। अगर 3 है तो तुम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर माने जाओगे। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, जैसे देखो ये जो VLDL का प्रोडक्शन बढ़ता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कई जगहों पे हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, कोरोनरी यानी हार्ट में हो सकती है, पैर में हो सकती है। तो ब्रेन में हुई तो कुछ तो ये TIA और CVA कॉज करता है, जिसकी वजह से मतलब ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, ब्रेन में शॉक आ जाएगा। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का कॉज करेगा या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉज करेगा अगर परमानेंट हुआ तो हार्ट में। और ये ब्लड फ्लो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो करेगा तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कॉज करता है। या फिर एक लेज़न होता है जो मतलब अगर वो होता है ना, क्या कहते हैं इसका एग्जैक्टली CLI का फुल फॉर्म भूल रही मैं, अगर पैर में नेक्रोसिस होने लगेगी क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हुई तो वहाँ नेक्रोसिस होने लगेगी, और अगर परमानेंट हुआ तो नेक्रोसिस होगी और साथ में उसमें गैंग्रीन बनने लगता है, तो एक तरह का लेजन कॉज करता है वो। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे हम ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। तो DM2 यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में क्या होता है, एडिपोकाइंस जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन का इफेक्ट क्या होगा, ब्लॉक करेंगे ग्लूकोज के रिसेप्टर, मतलब ग्लूकोज के अपटेक को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इंसुलिन का इफेक्ट कम होगा यानी ब्लॉक होगा तो वो क्या करेंगे, वो
ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करेंगे। अब उनका अपटेक इनहिबिट हुआ तो ब्लड में क्या, वो सेल में नहीं अपटेक हो पा रहा है, तो ब्लड में क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे, तो ये ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया के 3 जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, वो कॉज करेंगे। ठीक है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस 2 कब कहा जाता है, जब HbA1c जो है वो 6.5 से ज़्यादा है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है 126 से ज़्यादा है, और ऐसे नॉर्मल अगर हम शुगर ये ब्लड ग्लूकोज वो करें तो 200 से ज़्यादा हो तब। ठीक है। अच्छा, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस तो होता ही है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि ओबेसिटी के कारण जब इंसान सोता है तो उसके मतलब बहुत चर्बी हो गई रहती है, तो जब वो सोता है तो उसके जो अपर एयरवेज हों उनमें कंप्रेशन होने लगता है। ठीक है, वो ब्लॉकेज होने लगती है, एक्स्ट्रा एडिपोकाइंस, एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू, एक्स्ट्रा मांस की वजह से। तो रात में उनको क्या होता है, हाइपॉक्सिया होने लगता है उसके कंप्रेशन से, तो नॉक्टर्नल हाइपॉक्सिया होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कॉज होता है। एक कॉम्प्लिकेशन और है जो है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। जब बॉडी में एडिपोकाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। इसकी वजह से लिवर क्या होता है, लिवर का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो ब्लड में बहुत सारे फैटी एसिड्स और चीज़ें जो होती हैं ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, वो फ्री फैटी एसिड का अपटेक करने लगता है लिवर, जिससे कि फैटी लिवर या स्टीएटोसिस कॉज होता है। और जो फाइनली और ज़्यादा फैटी लिवर और फैट का एक्यूमुलेशन तो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कॉज करता है। और ये और ज़्यादा फैट फाइब्रोसिस होने लगती है जब फैट के एक्यूमुलेशन से एक टाइम पे क्या होता है कि फाइब्रोसिस होने लगती है, उसकी इंजरी होगी। फाइब्रोसिस क्यों होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट का वो होगा, तो जो उसकी सेल्स होती हैं उनके ऊपर फैट की लेयर चढ़ गई है तो उनकी ब्लॉकेज होने लगती है, लिवर को जो प्रोफ्यूजन जाता है ब्लड का उसमें ब्लॉकेज होने लगे तो फाइब्रोसिस होने लगता है, जो कि सिरोसिस कॉज करता है। सिरोसिस में क्या होता है, ST/T की रेशियो या ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में << 1 हो जाती है। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, BMI सबसे ज़्यादा वो है, इसमें BMI से ही पता करते हैं। क्लास 1 डायबिटीज़ मेलाइटस तब कहते हैं जब 30 से 35 के बीच में BMI हो। 30 से 35 हो तो क्लास 1, क्लास 2 में 35 से 40 और क्लास 3 में 40 के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।